जय हिंद साथियों, आप सभी लोगों का सक्सेस सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। साथियों, हम लोग हिंदी पढ़ रहे हैं। इससे पहले वर्णमाला की 2 क्लास हम लोग पढ़ चुके हैं। हम लोगों ने शुरुआत में ही देखा कि व्याकरण की परिभाषा देखा, उसके बाद स्वर किसे कहते हैं, व्यंजन किसे कहते हैं, आयुर्वाह के बारे में कल अच्छे से हम लोगों ने जानकारी ली थी। आज हम लोगों को पढ़ना है स्वरों का वर्गीकरण। तो आप लोग हेडिंग डालिएगा कि स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों के वर्गीकरण देखें, मतलब स्वरों के भेद देखें, स्वरों के वर्गीकरण देख लें हम लोग। तो आप लोग पहले डाली गए स्वरों का वर्गीकरण, इसमें देखते हैं हम। पहला है इसमें उत्पत्ति, स्रोत, इतिहास, या उद्गम के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों के वर्गीकरण में पहला हम लोग पढ़ रहे हैं उत्पत्ति, स्रोत, इतिहास, उद्गम के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। इसमें 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है एक होता है मूल स्वर, एक होता है संधि स्वर। स्वरों के वर्गीकरण में पहले हम पढ़ रहे हैं उत्पत्ति के आधार पर, स्रोत के आधार पर, इतिहास के आधार पर, उद्गम के आधार पर स्वरों को वर्गीकरण। मतलब एक ही चीज़ है, चाहे उत्पत्ति के आधार पर पूछे, चाहे स्रोत के आधार पर पूछे, चाहे इतिहास के आधार पर पूछे, चाहे उद्गम के आधार पर पूछे, स्वरों को वर्गीकरण तो आप लोग 2 बताएंगे। कौन कौन से? एक होते हैं मूल स्वर, एक होते हैं संधि स्वर। मूल स्वरों को हम लोग और नामों से जानते हैं। इसको हम कहते हैं जड़ स्वर, जड़ स्वर। इसी को हम लोग कहते हैं रूढ़ स्वर। इसी को हम कहते हैं नैसर्गिक स्वर, नैसर्गिक स्वर। मूल स्वर को हम कह सकते हैं जड़ स्वर, रूढ़ स्वर, नैसर्गिक स्वर, और इसको और भी नामों से जाना जाता है। एक होता है बीजाक्षर स्वर, बीजाक्षर। मतलब चाहे मूल स्वर पूछे, चाहे जड़ स्वर पूछे, चाहे रूढ़ स्वर पूछे, चाहे नैसर्गिक स्वर पूछे, चाहे बीज अक्षर स्वर पूछे। और संधि स्वर को हम लोग जानते हैं, इसको हम लोग कहते हैं बनावटी स्वर, या कृत्रिम स्वर। कभी कभी परीक्षा में आपके मूल स्वर न देकर जड़ स्वर पूछ लेता है, या रूढ़ स्वर पूछ लेता है, या नैसर्गिक स्वर पूछ लेता है, या बीजाक्षर स्वर पूछ लेता है। और कभी कभी आपको संधि स्वर देकर न बनावटी स्वर पूछ लेता है, या कृत्रिम स्वर पूछ लेता है। तो आप लोग देखिए, नोट करिएगा। उसके बाद हम जानते हैं कि मूल स्वर कौन कौन से हैं। आप लोग इसको नोट करिएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि मूल स्वर कौन कौन से हैं। हम लोग बात कर रहे हैं मूल स्वर, मूल या नैसर्गिक स्वर, या रूढ़ स्वर, या जड़ या
बीजाक्षर। चाहे मूल स्वर कहिए, चाहे नैसर्गिक स्वर कहिए, चाहे रूढ़ स्वर कहिए, चाहे जड़ स्वर कहिए, चाहे बीजाक्षर स्वर कहिए, सभी एक ही हैं। ये होते हैं हमारे 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है हमारा छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, री। अगर मूल स्वर पूछे या नैसर्गिक स्वर पूछे या रूढ़ स्वर कहे या जड़ स्वर कहे या बीजाक्षर स्वर कहे तो आप लोग बताएंगे कितने होते हैं? ये होते हैं 4। कौन कौन से होते हैं तो बता दीजिएगा। छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, री। तो आप लोग इसे नोट। अब हम लोग देखते हैं कि संधि स्वर किसे कहते हैं। संधि स्वर कौन कौन से होते हैं? संधि स्वर में हम लोग देखते हैं संधि स्वर या बनावटी स्वर या कृत्रिम स्वर। एक ही नाम है, आप लोग इसको याद रखिएगा। कभी कभी संधि स्वर देकर ना देता है तो बनावटी स्वर या कृत्रिम स्वर दे देता है, तो आप लोग इसी का नाम है संधि स्वर का। तो संधि स्वर या बनावटी स्वर या कृत्रिम स्वर ये होते हैं कौन कौन से? इनको 2 भागों में बांटा गया है। एक बांटा गया है आपका दीर्घ स्वर में और दूसरा जो है वो है हमारा संयुक्त स्वर। दीर्घ स्वर में हमारे आते हैं बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ। इनका जो निर्माण होता है वो होता है 2 छोटे आ से, और इसका जो निर्माण होता है वो होता है 2 छोटी ई से, और इसका जो निर्माण होता है वो होता है 2 छोटे ऊ से। मतलब 2 छोटा आ मिलकर बनाते हैं एक बड़ा आ, और 2 छोटी ई मिलकर बनाते हैं बड़ी ई, और 2 छोटा ऊ मिलकर बनाते हैं बड़ा ऊ। ये होते। और संयुक्त स्वर हमारे जो होते हैं ए, ऐ, ओ, औ। और इनका जो निर्माण होता है ये बनते हैं मिलकर आ प्लस ई से। इस ऐ का निर्माण होता है आ प्लस ए से। ओ का निर्माण होता है आ प्लस ऊ से, और औ का निर्माण होता है आ प्लस ओ से। आ प्लस ओ से। आप लोग इसको ध्यान रखिए, कभी कभी पूछ लेता है कि बड़ा आ का निर्माण कैसे होता है, तो बता दीजिए 2 छोटे आ मिलकर क्या बनाते हैं? बड़ा आ। यहीं से बनती है हमारी दीर्घ स्वर संधि। जब हम लोग संधि पढ़ेंगे तो यही होता है, दीर्घ स्वर संधि होता है। तो 2 छोटा आ मिलकर बना रहे हैं एक बड़ा आ, 2 छोटी ई मिलकर बना रहे हैं बड़ी ई, और 2 छोटा ऊ मिलकर बना रहे हैं बड़ा ऊ। तो इसी को हम लोग कह देते हैं सजाती स्वर। सजाती स्वर। क्योंकि देखो इनका जो निर्माण हो रहा है अपने ही जात से हो रहा है। देखिए आ मिलकर क्या बना रहे हैं? बड़ा आ। 2 छोटी ई और ई मिलकर बना रहा है बड़ी ई, और ऊ से मिलकर बना रहा है बड़ा ऊ। तो सजाती स्वर कितने होते हैं हमारे? आप लोग बता दीजिएगा। इसी सजाती स्वर कहते हैं क्योंकि अपने ही जात से मिलकर बने। 2 छोटे आ मिलकर बना रहे हैं बड़ा आ, 2 छोटी ई मिलकर बना रहे हैं बड़ी ई, 2 छोटा ऊ मिलकर बना रहा है बड़ा ऊ। और इसको हम लोग कहते हैं विजाती स्वर। इसको हम लोग क्या कहते हैं? विजाती स्वर। अगर कोई पूछे कि संधि स्वर, कृत्रिम स्वर या बनावटी स्वर कितने होते हैं तो आप लोग बताएंगे 7। कितने बताएंगे आप लोग? 7। संधि स्वर, बनावटी स्वर या कृत्रिम स्वर कितने होते हैं? तो 7 होते हैं। कौन कौन से होते हैं?
बताइएगा बड़ा आ छोटी ई बड़ा ऊ, ए ऐ ओ औ, ये होते हैं तो आपके संधि स्वर। लेकिन इनको दो भागों में बांट कर हम लोग पढ़ते हैं, एक होता है दीर्घ स्वर, एक होता है संयुक्त स्वर। दीर्घ स्वर क्या होते हैं? दीर्घ स्वर मतलब दीर्घ मतलब बड़ा। बड़ा स्वर कौन है? देखिए बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ, ये अपने ही जात से बनकर मिले, इसलिए सजाती स्वर कहते हैं। ये हैं संयुक्त स्वर, क्योंकि ये भिन्न भिन्न स्वरों से, देखो ये अलग स्वर है, ये अलग स्वर है, ये अलग अलग स्वरों से मिलकर बने हैं, संयुक्त हुए हैं, इसलिए संयुक्त स्वर कहते हैं। देखिए ये ऐ जो है आ और छोटी ई से मिलकर ए बने हैं, और ऐ जो है आ और ए से मिलकर बना है ऐ, और ओ जो है आ तथा ऊ से मिलकर बना है ओ, और औ जो है आ तथा ओ से मिलकर बना है औ। और ये देखिए अलग अलग जात के स्वरों से मिलकर बने हैं, इसलिए विजातीय स्वर कहते हैं, और ये अपने ही जात से मिलकर स्वरों से बने हैं, इसलिए सजातीय स्वर कहते हैं। तो आप लोग नोट करिएगा, कोई भी पूछे तो मूल स्वरों की संख्या कितनी होती है तो 4 बताएंगे। पूछिएगा संधि स्वरों की संख्या कितनी होती है तो 7 बताएंगे। और संधि स्वर दो भागों में बांट लें हम लोग बांटे हैं, एक दीर्घ स्वर संधि, एक दीर्घ स्वर और एक संयुक्त स्वर। दीर्घ स्वर कौन कौन से होते हैं? बड़ा आ, छोटी ई और छोटा ऊ। संयुक्त स्वर कौन कौन से होते हैं? ए ऐ ओ औ। अब पूछ लेगा संधि स्वर जब पूछिएगा आप इस सबको मिलाकर बताइएगा। तो आप लोग नोट करिएगा। इसके बाद अगला वर्गीकरण हम लोग देखते हैं। अभी एक ही परीक्षा में पूछा गया था कि जैसे आ प्लस ऊ बराबर क्या, उसमें ऑप्शन थे आपके औ, ओ, ए, ऐ। तो बहुत लोगों को कन्फ्यूजन हुआ है इसमें जो है। तो हम लोग देखते हैं कि आ प्लस आ होते क्या है। देखिए ये तो जो है आ है, और आ प्लस और ऊ हम लोगों ने क्या पढ़ा था? आ और ऊ मिलकर क्या बनाते हैं? ओ। क्या बनाते हैं? ओ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? और आ और ऊ मिलकर के बनेंगे ओ बनाएंगे। तो उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था अभी संयुक्त स्वर में आ और ओ मिलकर क्या बनाते हैं? औ। तो इसमें ऑप्शन कभी कभी इस फार्म में भी दे सकता है, आप लोग घबराइएगा मत। आप लोग देखिए किस फार्म में है, तो देखिए इसमें आ तो रहेगा ही, आ और ऊ मिलकर क्या बना रहा? ओ बना रहा है, और फिर आ और ओ मिलकर क्या बनाते हैं? औ बनाते हैं। तो परीक्षा में पूछा गया था, बहुत कन्फ्यूजन हुआ था, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा, नोट कर लीजिए एक बार। इसके बाद स्वरों के अगले वर्गीकरण को हम लोग देखते हैं। अगला वर्गीकरण हम लोग देखते हैं, हमारा दूसरा जो वर्गीकरण है उस हेडिंग लगाइएगा आप लोग, स्वर के उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर वर्गीकरण। मतलब हम जब स्वरों का उच्चारण करते हैं उसमें जो समय लगता है उसके आधार पर वर्गीकरण किया गया है। तो पहला इसमें डालिएगा, आप लोग लिखिएगा, ये तो 3 प्रकार के होते हैं। पहली बात कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। एक होता है, इस पहला में होता है लघु, चाहे इसको ह्रस्व कहिए आप लोग, इसको एक मात्रिक भी कहते हैं, और इसको छोटा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लघु स्वर भी कहते हैं, ह्रस्व स्वर भी कहते हैं, एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं, छोटा स्वर भी कहते हैं। तो एक ही नाम है। तो मतलब कि इसमें इसके स्वरों को उच्चारण करते समय एक मात्रा का समय लगता है, उसे क्या कहते हैं? एक मात्रिक स्वर कहते हैं। या छोटा स्वर किसे कहते हैं? लघु स्वर किसे कहते हैं? ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? तो आप लोग बताइएगा कि ये होते हैं छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री। कितने होते हैं? 4 ए भी होते हैं। जब पूछ लिया जाए
कि स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर वर्गीकरण 3 प्रकार से हम लोग करते हैं। किसमें लघु स्वर कहें, चाहे ह्रस्व स्वर कहें, चाहे एक मात्रिक स्वर कहें, चाहे छोटा स्वर कहें। और दूसरा जो वर्गीकरण होता है इसमें हम लोग करते हैं दीर्घ स्वर, हम लोग देखते हैं। फिर देखिए दूसरा देखते हैं हम लोग, चाहे दीर्घ स्वर कहिए आप लोग, चाहे इसको दीर्घ स्वर कहते हैं, या कहिए आप गुरु स्वर, या आप लोग द्विमात्रिक कह सकते हैं इसको, या आप लोग बड़ा स्वर। एक ही नाम है, चाहे दीर्घ स्वर कहिए, चाहे गुरु स्वर कहिए, चाहे द्विमात्रिक स्वर कहिए, या बड़ा स्वर कहिए, तो एक ही नाम है। मतलब ऐसे स्वर जिनको उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है उसे क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर कहते हैं, द्विमात्रिक स्वर कहते हैं, या जो है बड़ा स्वर कहते हैं, या गुरु स्वर कहते हैं। एक होते कितने हैं हम लोग देख लेते हैं। बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ, ए, ऐ, ओ और औ। तो कितने होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो पूछा जाए कितने होते हैं तो आप लोग बताइए कि इनकी संख्या कितनी होती है, 7। तो हम लोग ने देखा कि दीर्घ स्वर चाहे कहिए, चाहे गुरु स्वर कहिए, चाहे द्विमात्रिक स्वर कहिए, चाहे बड़ा स्वर कहिए, कौन कौन से होते हैं, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। इनकी संख्या कितनी होती है, 7। पूछेगा कि एक मात्रिक स्वर किसे कहते हैं, तो आप लोग बताइए ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में मात्र एक मात्रा का समय लगता है उसे एक मात्रिक स्वर कहते हैं। एक मात्रिक स्वरों की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। कौन कौन से होते हैं, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊरी। अब पूछेगा द्विमात्रिक स्वर किसे कहते हैं, या दीर्घ स्वर किसे कहते हैं, गुरु स्वर किसे कहते हैं, बड़ा स्वर किसे कहते हैं। बताइएगा कि ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है उसे द्विमात्रिक स्वर कहते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है, तो आप लोग बताएंगे 7 होती है। और कौन कौन से होते हैं, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। तो आप लोग नोट करिएगा। जो हम लोग का तीसरा है उसका नाम है प्लूत स्वर। प्लूत स्वर ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में 2 मात्रा से अधिक समय लगता है उसे क्या कहते हैं, प्लूत स्वर कहते हैं। तो आप लोग लिख लीजिएगा, ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में 2 मात्रा से अधिक समय लगता है उसे प्लूत स्वर कहते हैं। आप लोग नोट करिएगा। और प्लूत स्वर का हम लोग प्रयोग जो करते हैं किसी को पुकारने में करते हैं। जैसे मैं कहूँ राम या श्याम, या हम लोग बोलते हैं बहुत ज़्यादा ओम, तो प्लूत स्वर का आप लोग ये भी लिख लीजिएगा। प्लूत स्वर का प्रयोग हम लोग किसी को पुकारने में करते हैं।
पुकारने में करते हैं। प्लुत स्वर का ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में दो मात्रा से अधिक समय लगता है उसे प्लुत स्वर कहते हैं। प्लुत स्वर का प्रयोग हम किसी के उच्चारण में करते हैं, किसी को पुकारने में करते हैं। जैसे हम लोग एक शब्द प्रयोग करते हैं ओम, ओम को लगभग इस तरह से लिखा जाता है। वो इसका अर्थ ये हुआ कि जितना देर में हम ओ बोलते हैं, मतलब जितना देर में हम 3 ओ बोलते हैं उतना देर में एक बार ओ का उच्चारण करना है। मतलब इसका अर्थ होगा ओम, मतलब जितना देर में हम 3 ओ को बोलेंगे एक ही बार में उतने बार ओ को बोलना है। तो ओम, कभी कभी जैसे लिखा होता है राम, इसका मतलब राम, मतलब रा का उच्चारण जो है बहुत देर तक करना है। तो राम, तो इसको कहते हैं अवग्रह चिन्ह। देखो ओम, ये 3 का मतलब इन 3 लगभग बना है, 3 का निशान, मतलब 3 का जितना ओ 3 बार में बोला जाए तो एक ही बार में आपको बोलना है ओम। इसको कहते हैं ऐसे ओम और राम। एक बार पूछा गया था प्लुत स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो आप लोग इसको नोट करिए, फिर बताते हैं प्लुत स्वरों की संख्या कितनी होती है। पूछा गया था प्लुत स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो आप लोग बता दीजिएगा कि प्लुत स्वर की संख्या 8 होती है। एक होता है हमारा, कौन कौन से होते हैं देख लेते हैं हम। एक होता है हमारा छोटा आ, और 7 होते हैं हमारे दीर्घ स्वर। मतलब कुल मिलाकर 8 दीर्घ स्वर हमने आपको बताया है। दीर्घ स्वर कौन कौन से होते हैं, तो दीर्घ स्वर कौन कौन से होते हैं? बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। ये दीर्घ स्वर हो गए। एक हमारा क्या हो गया है, हर्ष स्वर। देखिए इनके उच्चारण, मतलब कि हम लोग जब आ, देखो आ का उच्चारण हम लोग काफ़ी देर तक कर सकते हैं। छोटे आ का जैसे बोले आ, और बड़ा आ का जब प्रयोग करते हैं तो हमारा मुंह पूरा खुलना चाहिए, बड़ा आ। तो हम लोग इसका उच्चारण जो है काफ़ी देर तक कर सकते हैं, चाहे छोटा आ का हो चाहे बड़ा आ हो। बड़ी ई, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। तो हम लोग इसका उच्चारण काफ़ी देर तक कर सकते हैं। लेकिन जो हमारे 3 स्वर हैं, एक बचता है छोटी ई, छोटा ऊ और री। जब इसका उच्चारण हम काफ़ी देर तक करेंगे तो छोटी ई जो है बड़ी ई बन जाती है। जैसे ई, तो मतलब काफ़ी देर तक करेंगे तो बड़ी ई बन जाए। ऐसे छोटा ऊ जब हम काफ़ी देर तक उच्चारण करेंगे तो बड़ा ऊ बन जाए, और री जब हम लोग उच्चारण करेंगे तो बड़ी री बन जाता है। इसलिए प्लुत स्वरों में इनकी गणना नहीं की जाती है, इनकी गणना नहीं की जाती। लेकिन छोटा आ का उच्चारण हम काफ़ी देर तक समय तक कर सकते हैं। यानी कि आ, और बड़ा आ का जब उच्चारण होता है तो पूरा मुंह हमारा खुलना चाहिए, और छोटा आ के उच्चारण में हमारा पूरा मुंह नहीं खुलता है। तो इसका मतलब प्लुत स्वरों की संख्या पूछ लिया जाए तो कितनी होती है, तो आप लोग बताएंगे 8। कौन कौन से बताएंगे? आप लोग बताएंगे छोटा आ, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। तो आप लोग इसको बताएंगे कितने प्लुत स्वरों की संख्या कितनी होती है? 8 होती हैं। अब बता दीजिएगा छोटी ई और छोटा ऊ और री जो है प्लुत स्वर में नहीं आते हैं, क्योंकि इनका उच्चारण जब हम देर समय तक करेंगे तो ये क्या हो जाती है, दीर्घ हो जाती है, मतलब बड़ी ई में बदल जाता है। और छोटा ऊ बड़ा ऊ में बदल जाएगा, और री जो है बड़ी री भी बदल जाएगा। तो आप लोग इसको नोट करिएगा। अगले वर्गीकरण पर हम लोग चलते हैं। अब हम लोग देखते हैं जीव के आधार पर स्वरूप वर्गीकरण। तीसरा हम लोगों का है जीव के आधार पर। इसको हम लोग एक जो है चित्र के माध्यम से समझेंगे। तो इसमें 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं?
एक होता है अग्र, एक होता है मध्य, एक होता है पश्च। अग्र मतलब आगे होता है, मध्य मतलब बीच में होता है और पश्च मतलब पीछे होता है। तो हम लोग ट्रिक के माध्यम से भी देखेंगे और एक चित्र के माध्यम से भी देखेंगे। फिर ट्रिक के माध्यम से हम लोग देखते हैं। पहले आप लोग देखिए मध्य स्वर किसे कौन से होते हैं जीवा के आधार पर। तो मध्य स्वर जो होता है वो होता है, एक याद कर लीजिएगा आप लोग, पहले एक याद कर लें बस, ये मध्य वाला याद रखिएगा। मध्य वाला होता है छोटा आ। छोटा आ आपको याद हो जाए, बस एक याद कर ले, उसके बाद आपको सब याद है। जीवा के आधार पर अगर स्वरों का वर्गीकरण पूछ लिया जाए तो पूछा गया है मध्य स्वर कौन से होते हैं, आप लोग बताएंगे छोटा आ। और उसके बाद जो एक की तरह लिखे जाएंगे उनको जो है अग्र में लिख देंगे, और जो तीन की तरह लिखे जाएंगे उसको हम पश्चिम में लिख देंगे। तो पहले तीन वाला, जैसे मैं बना रहा हूँ, मैं यहाँ पर लिखता हूँ, जैसे मैं बना रहा हूँ, देखो तीन बनाया मैंने, फिर यहाँ पर कर दिए क्या आ, तो एक इस पश्चिम में आ जाए। जैसे मैं बना रहा हूँ ऊ, ये भी तीन है, बड़ा ऊ। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं ओ, ये भी तीन की तरह देख लीजिए। और उसके बाद क्या है औ, जो तीन की तरह है, मतलब पहले क्या होता है, पहले एक आता है, फिर दो आता है, फिर तीन आता है। तो मतलब जो तीन है सबसे पीछे है, तो मतलब पश्चिम में चला जाएगा। सिर्फ आप जो है मध्य को याद रखिए, मध्य में क्या आएगा, छोटा आ आएगा, और पश्चिम में क्या आ जाएगा, तीन की तरह जो भी बनते हैं, चाहे बड़ा आ हो, ऊ हो, बड़ा ऊ हो, ओ हो, चाहे औ हो। और अग्र में जो ऐसा आएगा जो एक की तरह लिखा जाएगा। देखिए मैं जैसे ई लिख रहा हूँ तो किस तरह से लिख रहा हूँ, देखो पहले एक की तरह लिख रहा हूँ, फिर ई, फिर बड़ी ई लिख रहा हूँ, फिर देखिए मैं ए लिख रहा हूँ, फिर मैं ए लिख रहा हूँ। तो आप लोग इस तरह से याद रखिए, बस एक याद रख लीजिए आप, छोटा है अगर आपको याद है तो आप सब ले, जो तीन की तरह लिखे जाएंगे उसको आप पश्चिम में लिख देंगे, और जो एक की तरह लिखे जाएंगे उसको आप क्या किस में लिखेंगे, अग्र में। अगर पूछ लेगा अग्र स्वर कितने होते हैं तो आप लोग बता दीजिएगा, छोटी ई, बड़ी ई, ए और कौन सा एक होता है हमारा री भी देखिए एक ही तरह लिखा जा रहा है। तो बता दीजिए अग्र स्वर की संख्या कितनी होती है, तो बता दीजिए 1 2 3 4 5 कौन कौन से होते हैं, छोटी ई, बड़ी ई, ए री। और पूछ लेगा पश्च स्वर कौन कौन से होते हैं, आप बता दीजिएगा कि बड़ा आ, ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ। और मध्य स्वर कौन से होते हैं, एक होता है छोटा आ। इसी को हम लोग कहते हैं केंद्रीय स्वर भी कहते हैं, क्योंकि ये देखो बीच में है ना, इसको केंद्रीय स्वर भी कहते हैं, कहीं कहीं इसको सेंटर स्वर भी कहते हैं। तो केंद्रीय स्वर पूछेगा कौन से होते हैं तो आप लोग बता देंगे छोटा आ, क्योंकि देखिए मध्य में है ना, बीच में है, इसलिए केंद्रीय स्वर भी कहते हैं। तो इसको ले एक बार हम फिगर से भी बताते हैं आपको कैसे याद रखना है, पहले आप इसको नोट करिएगा। एक बार पूछा गया था, हम लोगों ने एक स्वर का वर्गीकरण पढ़ा था, इसको क्या कहते हैं हम लोग, आगत स्वर। तो पूछा गया था जीवा के आधार पर आगत स्वर किस में आता है, तो जीवा के आधार पर अगर आगत स्वर पूछा जाएगा तो वो किस में आएगा, आपके पश्चिम में आएगा। इसमें आप लोग लिखेंगे पश्च स्वर में। तो हम लोग अब हम लोग फिगर के माध्यम से देख लेते हैं, अब हम लोग फिगर के माध्यम से भी देख लेते हैं। आप लोग जो दोनों में जो अच्छा लगे इसको याद कर लीजिए। ये फिगर वाला हम लोग जो है आगे भी देखेंगे। जैसे मैंने कहा कि अग्र स्वर किसे कहते हैं, तो आप लोग जो आगे लिखा है इसको अग्र स्वर कहेंगे। देखिए आगे कौन कौन से लिखे हैं, ये लिखे हैं, ये किस में आ जाएंगे, अग्र स्वर में आ जाएंगे। और एक आएगा आपका री। अब देखिए री और ये आगत स्वर में बहुत ही कन्फ्यूजन है। अगर री पूछेगा तो आप लोग अग्र में मारेंगे, और आगत स्वर पूछेगा आप लोग पश्चिम में मारेंगे ऑप्शन में। तो पश्च स्वर में कौन सा आता है, आगत स्वर पश्च स्वर में आता है, और री किस में आता है, अग्र स्वर में आता है। तो आप लोग देखिए अगर जीव के आधार पर स्वरों को आगे कर पूछेगा तो फिगर याद रखिएगा, आगे कौन से स्वर देखिए ई, बड़ी ई, ए और आई यहाँ लिखे हैं अग्र, आगे लिखे तो ए अग्र स्वर में चले जाएंगे। और देखिए छोटा आ मध्य में लिखा है, ए किसमें जो है, मध्य स्वर में चला जाएगा। और पीछे कौन कौन से लिखे हैं, देखिए ऊ, बड़ा ऊ, ओ, और बड़ा आ और ए आगत स्वर, ये किस में चले जाएंगे, आपके पश्च में चले जाएंगे। तो पश्च स्वर कौन कौन से हैं, देखिए
छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ और आ और ए आगत स्वर इस पास में चले गए। और अग्र में कौन कौन से हैं? अग्र में हमारे हैं छोटी ई, बड़ी ई, ए और री, और मध्य में कौन है? आ। ये फिगर याद रखिएगा आप लोग, इसके आसानी से आप लोग पहचान सकते हैं, चाहे इसको याद रखें चाहे इसको रखें। तो देखिए अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। अग्र स्वर में कौन कौन से आते हैं? छोटी ई, बड़ी ई, ए री। देखिए लगभग एक की तरह लिखे जा रहे हैं, देखिए आप लोग ऐसे, उसके बाद हो रहा है, फिर देखिए वन बढ़ रहा है, फिर ऐसे हो रहा है, फिर देखिए एक बन रहा है, फिर ऐसे हो रहा है। तो जो एक की तरह लिखे जाएंगे उसको अग्र में लिख देंगे। देखिए एक बड़ा आ है ना, देखिए तीन की तरह बना है, तीन है फिर मैंने बना दिया, देखिए तीन है फिर मैंने ऊ बना दिया, फिर तीन की तरह लिखिए मैंने बड़ा ऊ बना दिया। तो तीन की तरह लिखे आपको फर्स्ट में सबसे पीछे करना है। और एक याद रखिए आप लोग, मध्य स्वर कौन से होते हैं? छोटा आ होते हैं। इसे क्या कहते हैं? केंद्रीय स्वर भी कहते हैं। आप लोग लिख दीजिए केंद्रीय स्वर भी कहते हैं। केंद्रीय स्वर किसको कहते हैं? तो छोटा आ को कहते हैं। छोटा आ के और भी नाम है, हम लोग आगे देखेंगे, तो आप लोग इसको नोट करिए, फिगर बना लीजिएगा, ये फिगर आगे भी काम देगा आपके। अगला वर्गीकरण हमारा है ओट्स की स्थिति के आधार पे। ओष्ठ के स्थिति के आधार पर इसका भी आप लोग वही फिगर बना लीजिएगा। ये फिगर इसी तरह बनेगा, आप लोग बनाते चलिए साथ में, बहुत आसान सा फिगर है। यहाँ पर लिखेंगे छोटी ई, फिर बड़ी ई, फिर यहाँ पर लिखेंगे ए, फिर लिखेंगे ए, यहाँ पर छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ और आ, यहाँ छोटा आ, री या आगत स्वर। आप लोग देखिए, अब ओट्स की स्थिति के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। एक होता है वृत्तामुखी, एक होता है आवृत्तामुखी। एक होता है वृत्तामुखी स्वर, एक होता है आवृत्तामुखी स्वर। वृत्तामुखी स्वर वो होते हैं जिसमें हमारा जो है मुख क्या है पूरी तरह से गोल हो जाए। ओठ क्या है? ओठ क्या है? इसमें गोल होना चाहिए। और आवृत्तामुखी में हमारा ओठ पूरी तरह से गोल नहीं होता है। देखिए आ का मतलब होता नहीं, आवृत्तामुखी मतलब जो है ओठ पूरी तरह से गोल नहीं होंगे। वृत्तामुखी में हमारे ओठ पूरी तरह से गोल होने चाहिए। इसमें कौन कौन से स्वर आते हैं ये पूछा जाता है, तो आपके वृत्तामुखी में जो जो स्वर आते हैं उसको देख लेते हैं हम लोग। इसमें वृत्तामुखी मतलब हमारे क्या है? ओठ से गोल होना चाहिए। इस वृत्तामुखी में जो जो आएंगे स्वर देख लीजिए, पीछे से हम लोग इतने स्वर किस में आते हैं? वृत्तामुखी में आते हैं। तो आप लोग देखिएगा इसमें कौन कौन से आएंगे। इसमें आएंगे हमारे ऊ, देखिए बोलिए, इसमें ओठ गोल हो रहे हैं। बड़ा ऊ, फिर ओ और औ, और इसी में आ जाता है हमारा आगत स्वर। बहुत बार पूछा जाता है आगत स्वर, बहुत बार पूछा गया वृत्तामुखी के आवृत्तामुखी है, तो किस में मारेंगे हम लोग? वृत्तामुखी में मारेंगे। तो देखिए ऊ, ओ, औ और आ। आगत स्वर जो होते हैं किसी के थोड़ा सा ओठ हमारे का गोल होना चाहिए। औ जैसे हॉल, डॉक्टर, तो बोलते हैं इसमें वृत्तामुखी। और ये बचे हुए किस में आ जाएंगे? आवृत्तामुखी में। आवृत्तामुखी में कौन कौन से आएंगे हमारे? देखिए ई आ जाएंगे, इसको बोलते समय हमारे ओठ जो है गोल नहीं होंगे। ए, फिर आ, फिर बड़ा आ, इनको बोलते समय हमारे ओठ जो है गोल नहीं होते। चाहे आ, ई, ए, इनको बोलते समय हमारे ओठ जो है गोल नहीं होते। और हमारा किस इसमें एक आता है हमारा री भी कौन से होते हैं? आवृत्तामुखी होते हैं। तो कहीं कहीं जो है री को, कहीं कहीं देखा गया है री को आवृत्तामुखी, अर्धवृत्तामुखी कहते हैं। री को क्या कहते हैं? अर्धवृत्तामुखी स्वर। क्या कहते हैं?
अर्धवृत्तामुखी स्वर कहते हैं। देखिए री बोलते समय हाँ ओठ कहीं ना कहीं कुछ री री, तो ओठ कुछ ना कुछ गोल होता है जरूर, इसलिए इसे क्या कहते हैं अर्धवृत्तामुखी। वृत्तामुखी में ओठ पूरे तरह से गोल होने चाहिए, अवृत्तामुखी में ओठ हमारे गोल नहीं होने चाहिए, और अर्धवृत्तामुखी में ओठ थोड़ा सा गोल होता है, जैसे री। तो री को क्या कहते हैं, कहीं कहीं अर्धवृत्तामुखी स्वर भी कहते हैं, और नहीं तो केस में आता है ए आवृत्तामुखी में आता है। री किस में आता है, आवृत्तामुखी में, और कहीं कहीं इसको क्या कहते हैं अर्धवृत्तामुखी स्वर भी कहते हैं। तो आप लोग इसको नोट करिएगा, अगले स्वर के वर्गीकरण पर हम लोग देखते हैं। अगला वर्गीकरण हम लोग देखते हैं मुख फूलने की स्थिति के आधार पर, स्थिति के आधार पर या तालु के स्थिति के आधार पर मुख फूलने की स्थिति के आधार पर या तालु के स्थिति के आधार पर, बहुत लोग इसको कहते हैं मुख खुलने की स्थिति के आधार पर वर्गीकरण करते हैं, बहुत से लोग तालु की स्थिति के आधार पर वर्गीकरण करते हैं। आप लोग फिगर फिर से वही बनाइएगा, इसमें भी तो 3 बार बनाएंगे तो फिगर आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। कुछ नहीं करना, पहले लिखना है छोटी ई, फिर बड़ी ई, फिर देखिए ए, फिर ए, फिर बीच में से करके यहाँ पर छोटा आ, यहाँ पर री, और या 2 आगत स्वर यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पर क्या लिखना है ऊ, बड़ा ऊ, यहाँ पर ओ, फिर औ, फिर क्या आ जाएगा बड़ा आ है। तो इसको 4 भागों में बांटा जाता है। एक होता है हमारा, पहला होता है विवृत, और दूसरा होता है अर्धविवृत, और एक होता है हमारा समृत, और एक होता है अर्धसमृत। विवृत का अर्थ होता है कि इसमें मुख पूरा खुल जाना चाहिए। विवृत में जो है मुख हमारा जो है पूरा खुल जाना चाहिए, और अर्धविवृत में हमारा मुख जो है आधा खुलना चाहिए, और समृत में हमारा मुंह जो है एकदम जो है बंद रहता है, और अर्धसमृत में हमारा मुंह बहुत थोड़ा सा खुलता है। तो विवृत कोई पूछेगा तो इसमें क्या होता है, मुंह जो है पूरी तरह से खुलता है, पूरी तरह खुल जाना चाहिए, और अर्धविवृत में मुंह जो है थोड़ा सा खुलता है, और समृत में एकदम बंद रहता है, अर्धसमृत में थोड़ा सा खुलता है। तो हम लोग देखते हैं विवृत में याद करने का तरीका है, विवृत में पहले आएगा आ, एक ही स्वर आता है आ। विवृत में आ, जैसे आ बोलते हैं हम लोग पूरी तरह बोलते हैं आ, इसमें हमारा मुंह जो है पूरी तरह से खुल रहा है। जब विवृत में आ गया तो अर्धविवृत में इसका मतलब है छोटा, तो आ आएगा ही जरूर। विवृत में अगर आ बड़ा आ गया तो अर्धविवृत में क्या आ जाएगा, छोटा आ। मतलब कि देखिए छोटा आ बोलेंगे थोड़ा सा मुंह खुलता है आ, और बड़ा आ बोलेंगे तो आ। तो विवृत में पूरा मुंह खुलना चाहिए, और अर्धविवृत में जो है थोड़ा सा उससे कम मुंह खुलना चाहिए। और समृत में हम लोग लिख देंगे, देखिए जब आ और बड़ा आ हो गया तो समृत में बचे क्या है, ई बच रहा है, तो ई लिख देते हैं दोनों ई, और क्या लिख देते हैं ए, और ई, छोटी ई, बड़ी ई, और क्या आ जाएगा छोटा ऊ और बड़ा ऊ, और इसमें लिख लेते हैं री। तो विवृत में जो है पहले आप विवृत याद कर लीजिए। विवृत में अगर आप याद कर लिए कि आप बड़ा आएगा, क्या आएगा बड़ा आएगा,
और जब विपरीत में बड़ा आ रहा है तो स्वाभाविक बात है अर्ध विपरीत में क्या आ जाएगा, छोटा आ जाएगा। जब बड़ा आ और छोटा आ हो गया उसके बाद क्या आ जाएगा हमारा ई और बड़ी ई, ऊ और बड़ा ऊ और री किसमें है, समृद्ध में आ जाएगा। इतना हम लोगों को हो गया। अब बचता है हम लोगों का जो है अर्ध विपरीत और अर्ध समृद्ध। देखिए विपरीत कंप्लीट हो गया और समृद्ध कंप्लीट हो गया और इसमें बचे हुए स्वर को इसी दोनों में हमको भरना है। तो हम लोग देख रहे हैं इसमें आ जाएगा ए, तो इसमें आएगा क्या, ए। अगर इसमें हम लोग लिख देंगे ओ तो इसमें आ जाएगा हम लोगों का औ। तो कन्फ्यूज मत होइएगा। देखिए एक याद कर लीजिए अर्ध विपरीत। विपरीत में अगर बड़ा आ रहा है तो इसका मतलब अर्ध विपरीत में क्या आएगा, छोटा आ आएगा। जब बड़ा आ और छोटा आ हो गया तो हम लोग आज चले आते हैं समृद्ध में। समृद्ध में हम लोग देखते हैं कौन कौन से आते हैं, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री। यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया। अब बचा हमारा ए, ऐ, ओ, औ। ए, ऐ, ओ में जो छोटा है, देखिए जो छोटा है उसको लिख दिए अर्ध समृद्ध में लिख। देखिए ए यहाँ पर रहता है, ऐ यहाँ पर लिखा जाए, ओ यहाँ पर रहता है, औ वहाँ पर लिखा जाएगा। तो फिगर के माध्यम से हम लोग देख लेते हैं कि समृद्ध और अभी देखिए विपरीत तो यहाँ पे है बड़ा आ, तो यहाँ पर हो गया। जब हम लोगों को पूछा जाएगा कि समृद्ध बताइए, समृद्ध में क्या क्या आ रहे हैं। देखिए समृद्ध में ए आ जाने और री आ रहा है। री तो आप री और आगत स्वर में तो दोनों में से एक आएगा। मतलब समृद्ध में कौन कौन से आ रहे हैं, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और कौन सा री। देखिए समृद्ध हो गए। और जब पूछेगा आपको कि अर्ध समृद्ध में कौन आएंगे तो अर्ध समृद्ध में आप क्या बताएंगे, अर्ध समृद्ध में आते हैं हमारे ये दोनों। और जब पूछ लिया जाएगा कि अर्ध विपरीत में कौन कौन से आते हैं, अर्ध विपरीत में हमारा आया, देखिए ए आ गया और ये दोनों हमारे आ गए। और अब बचता है हमारा आगत स्वर किस में जाएगा, तो आगत स्वर को हम लोग जो है किस में लिखते हैं, आगत स्वर को हम लोग जो लिखते हैं अर्ध विपरीत में। किस में लिखते हैं, अर्ध विपरीत में। तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ आगत स्वर किस में आएंगे, अर्ध विपरीत में आएगा। अर्ध विपरीत स्वर में पूछेगा विपरीत स्वर क्या किसे कौन सा होता है तो आप लोग बताएंगे बड़ा। जब बड़ा आ गया तो इसका मतलब अर्ध विपरीत में क्या आ जाएगा, छोटा आ जाएगा। जब छोटा आ और बड़ा आ हो गया तो हम लोग चलेंगे समृद्ध में। समृद्ध में क्या क्या हम लोग लिखेंगे, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और री। यहाँ तक हो गया। तो अब बचता हमारा अर्ध विपरीत और अर्ध समृद्ध। अर्ध समृद्ध में हम लोग लिखेंगे ए और ओ, और अर्ध विपरीत में लिखेंगे ऐ और औ। और उसके बाद जो है आगत स्वर किस में आते हैं, अर्ध विपरीत में आते हैं। फिगर के माध्यम से आप लोग देखिएगा ये दोनों, देखिए छोटी ई, बड़ी ई और छोटा ऊ और बड़ा ऊ और री किस में आ रहा है, हमारा समृद्ध में आ रहा है। फिर हम लोग आते हैं ये जो पास में है, देखिए ए और ओ किस में आ रहा है, अर्ध समृद्ध में आ जा रहे हैं। फिर ऐ और औ और औ किस में आ जा रहे हैं, और ए आगत स्वर किस में आ जा रहे हैं, अर्ध विपरीत में आ रहे हैं। और ए छोटा आ जा रहा है और बड़ा आ विपरीत में है। आप लोग इस तरह से याद करिएगा। देखिए किस तरह से बताया गया, इस तरह से याद करेंगे तो आपको बहुत जल्दी याद होगा और आप कन्फ्यूजन भी नहीं होंगे। अगर आप उसे रटेंगे तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाएंगे। फिर से मैं एक बार बता देना चाहता हूँ कि विपरीत का मतलब होता है इसमें पूरे तरह से मुँह खुल जाता है, और अर्ध विपरीत होता है इसमें मुँह थोड़ा सा खुलता है। समृद्ध में हमारे मुँह नहीं, जैसे ई में देखिए मुँह एकदम खुल नहीं रहा है, और जैसे और अर्ध समृद्ध में थोड़ा सा खुलता है, जैसे ए ओ। उसके बाद आप लोग जो है इसको नोट करिए, अच्छे से याद करिएगा। और कल आगे भी हम लोग अभी स्वर के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये स्वरों का वर्गीकरण था, इसके अभी हम पढ़ेंगे उच्चारण के स्थान के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, अनुनासिकता के आधार पर वर्गीकरण। उसके बाद कुछ इन स्वरों के और नाम भी पूछे जाते हैं, उसको हम लोग भी देखेंगे। तो आप लोग लगातार जो है वीडियो देखते रहिए और इसका नोट्स बनाते रहिए, अच्छी तरह से तैयार करते रहिए। वर्णमाला कंप्लीट होने के बाद आपको एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया जाएगा, वहाँ पर आपको जो है प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन दिए जाएंगे। आप लोग इसको देखते रहिए और अच्छे से पढ़िए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, सहयोग करिए। और जो है अच्छे से आज जो है आप लोगों को मैथ का जो है वीडियो मिला होगा, पेट का जो हमारा ग्राफ आता है उसका, और मैथ सर पढ़ा भी रहे हैं। तो आप लोग
जो है अच्छी तैयारी करते रहिए। बस मैं यही